हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनके जो हैं वो बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, यानी दो एक्सटेंशंस होंगी, एक एक्सॉन कहलाएगी, दूसरी डेंड्राइट कहलाएगी, और उन डेंड्राइट के ऊपर बहुत सारी ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स यानी बहुत और छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी, एक्सटेंशंस होंगी। ये स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स आर ऑफ मल्टीपोलर टाइप। बाईपोलर न्यूरॉन्स में एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सोन होता है, यानी ये ट्री लाइक जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आया था, बहुत सारे डेंड्राइट्स नज़र आए थे, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होंगे इन द बाईपोलर न्यूरॉन्स। ये आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और एक के ऊपर दूसरी ब्रांचिंग आ रही है। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे पास बाईपोलर न्यूरॉन है, दो ही एक्सटेंशंस हैं, एक एक्सॉन कहलाएगी और दूसरी डेंड्राइट कहलाएगी। ये एक डेंड्राइट के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं ये? रेटिना ऑफ द आई में, इनर ईयर में, एंड द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन में। अब हम बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की या फिर सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन की। यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन होती है, एक नर्व फाइबर होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन एक सब टाइप है यूनिपोलर न्यूरॉन की, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट के टाइम एज अ बाईपोलर न्यूरॉन बनता है, लेकिन जब उसकी डिफरेंशिएशन ग्रोथ का पीरियड चल रहा होता है तो एक्सॉन और डेंड्राइट की जो है वो ग्रोथ सेम फेज पर नहीं होती। इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस जो है दे ब्रोट टुगेदर एंड फ्यूज इनटू अ सिंगल प्रोसेस, जो बाईपोलर न्यूरॉन के तौर पे बनता है, लेकिन फिर उसके दोनों न्यूरॉइड्स फ्यूज हो जाते हैं और एक आपका न्यूरॉइड बना देता है, ये नर्व फाइबर बना देता है। वो नर्व फाइबर दोबारा से दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। बोथ द ब्रांचेस हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सॉन। अब ये जो दोनों ब्रांचेस बनी हैं इनको हम इनकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होगी वो एक्सॉन की तरह की होगी। वो ब्रांच एक्सॉन की जो पेरिफेरी की तरफ एक्सटेंड कर रही होगी उसको हम पेरिफेरल प्रोसेस बोलते हैं, एंड हैज़ द डेंड्राइटिक ब्रांचेस एट इट्स डिस्टल टिप। ऑन द अदर हैंड एक्सॉन की वो ब्रांच जो एक्सटेंड किए हुए होगी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल बी टर्म्ड एज सेंट्रल प्रोसेस, एंड इट एंड्स और इन द साइनेप्टिक एंड बल्ब्स। कि एक ही प्रोसेस दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, दोनों एक्सोनल नेचर के होते हैं। एक जो है वो हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस कहलाएगा जो डेंड्राइटिक टाइप होगा, जिसका फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा जैसे डेंड्राइट की तरह का होता है, और जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सटेंड किया हुआ होगा वो सेंट्रल प्रोसेस कहलाएगा, और ये क्या करेगा, इट एंड्स इन द साइनेप्टिक एंड बल्ब। डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं सेंसरी स्टिमुलस को। The trigger zone for the nerve impulses in the unipolar neuron is at the junction of dendrite and axon. जो trigger zone होता है in these unipolar neurons वो जगह होती है जहाँ पे एक ही axon दो processes के अंदर जा रहा होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अब हमारे पास क्या होगा, वो ट्रिगर जोन यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास वो जगह जो है वो आपकी यूनिपोलर आपकी ट्रिगर जोन कहलाएगी, जहाँ पे एक ही प्रोसेस जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो रहा होगा। इस सेल बॉडी की पोजीशनिंग जो है वो कहीं पे भी हो सकती है अलोंग द होल लेंथ ऑफ दिस फाइबर। अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स की। न्यूरोग्लायल सेल्स अब जो है वो अगेन उसी तरह से हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम। हिस्टोलॉजिस्ट ने इसको ग्लू लाइक नेम दिया है क्योंकि ये आपके सारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको होल्ड टुगेदर करने की कैपेसिटी रखता है। न्यूरोग्लायल सेल्स स्मॉलर होते हैं देन दोज ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड दे आर लार्ज इन नंबर एज कम्पेयर टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की तरह इनके पास एबिलिटी नहीं होती ना इरिटेबिलिटी की ना ही कंडक्टिविटी की, बट दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, यानी ये न्यूरॉन्स की तरह
एबिलिटी नहीं रखते मल्टीप्लाई करने, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है इन न्यूरॉन्स, जबकि न्यूरोग्लायल सेल्स, लेकिन न्यूरॉन्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। इन केस ऑफ इंजरी और अ डिजीज़, द न्यूरोग्लाया मल्टीप्लाई टू फिल इन स्पेसेस फॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय द न्यूरॉन्स। अगर किसी भी इंजरी या डिजीज़ के केस में जो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उन न्यूरॉन्स वाली जगह पे न्यूरोग्लायल सेल्स ऑक्यूपाई कर जाते हैं। 6 टाइप के न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, इनमें से 4 जो हैं वो CNS के अंदर होते हैं। दीज आर नेम्ड एज एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोसाइट्स, माइक्रोग्लाया एंड एपेंडाइमल सेल्स, जबकि 2 जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। दीज आर श्वान सेल्स एंड द सैटेलाइट सेल्स। तो टोटल 6 टाइप के सपोर्टिंग सेल्स हैं। इन 6 में से 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हैं और बाकी 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। एस्ट्रोसाइट पढ़ लेते हैं। दीज आर स्टार शेप्ड सेल्स, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ये सबसे बड़ा सेल है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला न्यूरोग्लायल सेल है इन द CNS। इसकी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट एंड फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स की शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेसेस होती हैं एंड दे आर फाउंड इन द ग्रे मैटर, जबकि फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स नॉन ब्रांचिंग होती हैं, लॉन्ग इनके प्रोसेसेस होते हैं एंड दे आर लोकेटेड इन द वाइट मैटर। 3 फीचर्स हमने दोनों प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स के पढ़े। At the free end of some of the processes there are small swellings called the foot processes. ये foot processes जो हैं they help to make a connection between the blood capillaries and the neurons and the pyometers. यानी ब्रेन के अंदर हमारे पास एक स्पेशल बैरियर बनता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। वो ब्लड ब्रेन बैरियर इन फुट प्रोसेसेस के थ्रू बनता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स, क्योंकि इनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, सो दे प्रोवाइड देम विद द कंसीडरेबल स्ट्रेंथ विच एनेबल्स देम टू सपोर्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको जो है इसके अलावा न्यूरॉन्स जो हैं of the central nervous system must be isolated from various potentially harmful substances in the blood, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर का जो है वो काम करते हैं। इस तरह से कि ये जो फुट के प्रोसेसेस थे हमने पढ़ा था, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर फुट प्रोसेसेस होते हैं, ये रैप अराउंड करते हैं द ब्लड कैपिलरीज, और इसके फीचर की वजह से हमारे पास एक यूनिक परमिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है ऑफ दीज एंडोथेलियल सेल्स। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और इस तरह से ब्लड के थ्रू कोई सा भी सब्सटेंस ब्रेन के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। अदर फंक्शन इज एस्ट्रोसाइट्स सिक्रीट द केमिकल्स दैट अपीयर टू रेगुलेट द ग्रोथ, माइग्रेशन एंड द इंटरकनेक्शन अमंग द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। एस्ट्रोसाइट कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। Astrocytes also help to maintain the appropriate chemical environment for the generation of nerve impulses. इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ एस्ट्रोसाइट्स का लर्निंग एंड मेमोरी जो है इस प्रोसेस में भी अपना रोल प्ले करता है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स स्मॉलर सेल्स होते हैं और इनके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, दे हैव फ्यूअर प्रोसेसेस। इनका जो फंक्शन होता है ये एक शीथ बनाते हैं, माइलिन की शीथ, माइलिन शीथ उसको बोलते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस माइलिन शीथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ दिस माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। एक्सॉन्स के अराउंड ये इंसुलेटिंग लेयर बना देती है, ठीक है, और इस लेयर की वजह से ऐसे न्यूरॉन्स के अंदर जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स होती है वो ज़्यादा होती है। नाउ द माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स स्मॉल सेल्स होते हैं लेकिन दे हैव सिलेंडर लाइक प्रोसेसेस एंड मैनी ऑफ द स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस। बेसिकली ये न्यूरोनल ये जो सेल्स हैं सपोर्टिंग सेल्स, ये न्यूरल ट्यूब से डेवलप हुए हुए नहीं होते, ये
बोन मैरो के अंदर बनते हैं और उसके बाद ये CNS के अंदर माइग्रेट होने के बाद माइक्रोग्लियल सेल्स के तौर पर एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये बेसिकली मोनोसाइट्स होते हैं और ये जब ब्रेन के अंदर आ जाते हैं, ये CNS के अंदर चले जाते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं और ये माइक्रोग्लियल सेल्स कहलाते हैं। और माइक्रोग्लियल सेल्स, इनका फंक्शन फेगोसाइटोसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्यूबाइडल टू कॉलमनर शेप्ड सेल्स होते हैं। इन सेल्स के सरफेसेस के ऊपर माइक्रोविलाई या सीलिया लगे हुए होते हैं। ये सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के अंदर लाइनिंग की हुई होती है। इनका फंक्शन क्या है कि ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये CSF की प्रोडक्शन में, CSF की सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। एंड दे आल्सो फॉर्म द ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड रन कर रहा होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये CSF ब्रेन के वेंट्रिकल्स में और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो रन कर रहा होता है। वो जो CSF है उसकी प्रोडक्शन, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रेगुलेशन का काम एपेंडाइमल सेल से रिलेटेड है और इसी तरह से फिर ये उन्हीं सर्फेसेस को लाइन कर रहा होगा जहाँ पे ये CSF की प्रोडक्शन होगी। नाउ द न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स में श्वान सेल्स आते हैं और हमारे पास सैटेलाइट सेल्स आते हैं। श्वान सेल्स एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने CNS में किया था, यानी they are involved in the myelin sheath formation but in the PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट बहुत सारे एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ बना सकता है, बट इन केस ऑफ श्वान सेल्स बहुत सारे श्वान सेल्स एक एक्सॉन के अराउंड जो है वो माइलिन शीथ बनाते हैं। Schwann cells participate in the axon regeneration which is more easily accomplished in the peripheral nervous system rather than in CNS। अगर किसी भी इंजरी के रिज़ल्ट में हमारे पास माइलिन शीथ जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है तो श्वान सेल्स उस एक्सॉन की रीजनरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं और ये रीजनरेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द CNS में ये देखा गया है कि अभी हम आगे टर्म पढ़ेंगे एक्सोलीमा, वो एब्सेंट होती है। इस वजह से भी CNS के अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती और जो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो भी अपना नेगेटिव रोल या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रीजनरेशन के ऊपर डालते हैं। अदर टाइप इज़ सैटेलाइट सेल्स। ये फ्लैट सेल्स होते हैं जो सराउंड किए हुए होते हैं सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ आउटसाइड द CNS को हम गैंग्लिया बोलते हैं। ये भी मैं आगे थोड़ी डिटेल में आपको बता दूँगी। तो फिर सैटेलाइट सेल्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूरोनल सेल बॉडीज़ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रोल प्ले करते हैं। माइलिनेशन, वो फाइबर्स जिनके अराउंड माइलिन की शीथ होगी उनको हम माइलिनेटेड फाइबर्स बोलेंगे। वो एक्सॉन के फाइबर्स जिनके अराउंड माइलिनेटेड शीथ नहीं होगी वो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स बोलेंगे। माइलिन शीथ जो है वो हमारे पास लिपिड एंड प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये माइलिन शीथ दो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बनाई जाती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर श्वान सेल कहलाता है जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट कहलाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर श्वान सेल माइलिन शीथ की फॉर्मेशन शुरू कर देता है ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। किस तरह से होता है कि एक एक्सॉन सेल रैप करता है अराउंड 1 मिलीमीटर ऑफ सिंगल एक्सॉन्स लेंथ बाय स्पाइरलिंग मैनी टाइम्स अराउंड द एक्सॉन। कि एक श्वान सेल एक एक्सॉन के अराउंड, ये एक्सॉन है, इसके अराउंड बहुत बार जो है ना वो ट्विस्ट खाना शुरू कर देता है। इस तरह से इसको रैप करना शुरू कर देता है फॉर मैनी ऑफ द टाइम्स। इसकी रैपिंग इस तरह से होती है कि श्वान सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, ठीक है, यानी बिल्कुल आउटर लेयर की तरफ चला जाता है उसका न्यूक्लियस। और ये जो फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल की, इन फोल्डिंग के बीच में हमारे पास माइलिन शीथ जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है।
जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम न्यूरोलिमा बोलते हैं. न्यूरोलिमा इज़ फाउंड ओनली इन द एक्सॉन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. When the axon is injured, the neurolema aids the regeneration by forming the regenerating tube that guides and stimulates the regrowth of the axon. ये न्यूरोलिमा बेसिकली क्या करती है, रीजनरेशन के स्टिमुलस को जो है वो एक्टिवेट करती है, यानी रीग्रोथ कराती है एक्सॉन की. अब इस तरह से इसकी अरेंजमेंट जब हो रही है तो बीच में ऐसे कुछ फाइबर्स आएंगे जो माइलिन शीथ फ्री होंगे. उन पॉइंट्स को हम नोड्स ऑफ रेनवायर बोलते हैं. Each Schwann cell wraps one axon segment between the two nodes. ठीक है, यानी हर Schwann cell दो नोड्स के बीच में रैप अराउंड हुआ होता है. एक ये नोड ऑफ रेनवायर है, एक ये नोड ऑफ रेनवायर है. इन दोनों के बीच में जो सेगमेंट होगा एक्सॉन का वो एक Schwann cell से रैप्ड अराउंड होगा. जो स्पीड की नर्व इम्पल्स की कंडक्शन स्पीड है वो हायर होती है इन द माइलिनेटेड फाइबर्स, क्योंकि वो नोड ऑफ रेनवायर से जो है वो ट्रैवल करती है. जबकि CNS के अंदर जहाँ पे माइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ द सेवरल न्यूरॉन्स होते हैं और उनमें नोड्स ऑफ रेनवायर नहीं होते, तो ऐसे सारे फाइबर्स जिनके अंदर नोड ऑफ रेनवायर नहीं होती वहाँ पे स्पीड ऑफ कंडक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है. Axons in the CNS display the little regrowth after the injury. ये अब आपको सारी जो है वो दिखाई गई है. यही सारी बात थी कि ये पार्ट ऑफ एक्सॉन है. ठीक है, ये जो Schwann cell होगा वो रैप अराउंड कर रहा है. ये यहाँ पे देखें ये रैप कर रहा है. इसी तरह से इसकी अगेन रैपिंग के रिजल्ट में जो फोल्ड्स के बीच में स्पेस बचेगी उस वो किससे फिल्ड होती है, विद द माइलिन शीथ. ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं. ये अनमाइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास, अब ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास अनमाइलिनेटेड फाइबर्स दिखाए गए हैं. ये Schwann cell सेंटर में है, उसका न्यूक्लियस है. ठीक है, और उसके बीच में हमारे पास ये जो एक्सॉन के सेगमेंट्स हैं वो पास कर रहे हैं. यहाँ पे अगेन हमारे पास बता दिया गया है कि जो इंजरी के बाद रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कम होती है, क्योंकि न्यूरोलिमा नहीं होते और वहाँ पे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है ऑन द एक्सॉन रीग्रोथ बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट. डीमाइलिनेशन इज़ द लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन. इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं. A single episode of demyelination may cause many deterioration of the affected nerves. Now the grey matter, white matter. अब इसमें से हम कुछ जनरल टर्म्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं. ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है. जो ग्रे मैटर है वो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होती हैं, यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, डेंड्रॉइड्स एंड द अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स इस टर्म्ड एज ग्रे मैटर. क्योंकि इसके पास माइलिनेटेड शीथ नहीं होती, इस वजह से ये ग्रे कलर का पेयर होता है और हम इसको ग्रे मैटर का नाम देते हैं. जो ब्रेन है उसकी पेरिफेरी ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका सेंट्रल पार्ट ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होता है. ऑन द अदर हैंड वाइट मैटर हमारे पास कलेक्शन होता है एक्सॉन्स का, माइलिनेटेड एक्सॉन्स का. माइलिनेटेड एक्सॉन्स के होने की वजह से दे अपीयर वाइट, इस वजह से हम उसको वाइट मैटर कहते हैं. ग्रे मैटर और वाइट मैटर के दोनों के बीच में से ब्लड वेसल्स जो हैं वो पास कर रही होती हैं. अब हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे. न्यूक्लियस एंड गैंग्लिया. कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस. कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ आउटसाइड द CNS इज टर्म्ड एज गैंग्लिया. जब नर्व के एक्सॉन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, that structure in the CNS is termed as tracks. ascending track and descending track होते हैं, वो जो मैसेज लेकर जाएंगे towards the higher center, और descending track जो नीचे आप ब्रेन हायर सेंटर से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की तरफ लेकर जाएंगे. और इसी तरह से collection of axon outside the central nervous system is termed as neurons. ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जो बात नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.